हाँ जी स्टूडेंट, तो कल हमने स्ट्रेट लाइन के प्रश्नावली 10.2 के काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस और रिमेनिंग हैं जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है तथा इस रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है तो रेखा का समीकरण क्या होगा? तो ध्यान दें, यदि कोई रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है और इस रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये रेखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो ये कोई बिंदु है आपका 2,2, अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग, यानी अंतःखंड दिए गए हैं, कितने हैं मालूम नहीं, तो हमने अज्यूम किया ये ए है और ये है आपका बी। अब प्रश्न के अनुसार अब मैं लिख सकता हूं कि यदि अंतःखंड हमारे ए और बी हैं तो अंतःखंडों का योग कितना है? 9। क्लियर? इस रेखा का समीकरण क्या होगा? अंतःखंड रूप से लिख सकते हैं। तो अंतःखंड रूप से रेखा आपकी हो जाएगी x/a प्लस y/b बराबर 1। यह रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है। रेखा 2,2 से गुजरती है तो उसको उजाड़ देते हैं। दैट मींस 2/a प्लस 2/b इक्वल्स 1। क्लियर? सॉल्व किया बेटा, ये हो गया 2b प्लस 2a इक्वल्स टू a डॉट b। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b बराबर है a प्लस b की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 2 into 9 इक्वल्स टू a डॉट b, या ab की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ab बराबर आपको मिल गया 18, a प्लस b बराबर आपको दिया गया है 9। तो यहां से यदि मैं a और b की वैल्यू कैसे भी फाइंड आउट कर लूं तो रेखा का समीकरण आ जाएगा कि नहीं? तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए यहां a प्लस भी दिया गया है, a डॉट b दिया गया है, तो पहले मैं a माइनस b निकाल लेता हूं और उससे फिर हम a और b निकालेंगे। तो a माइनस b कितना हो जाएगा? ये हम जानते हैं फॉर्मूले से, अंडर रूट ऑफ a प्लस b का वर्ग माइनस का 4ab। देख सकते हैं कि नहीं? a माइनस b इक्वल्स a प्लस b कितना है? 9। तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 into 18, तो a माइनस b इक्वल्स ये हो गया बेटा 81 माइनस 72, दैट इज द 9। और a माइनस b की वैल्यू ये आ गई प्लस माइनस 3। कोई प्रॉब्लम? a माइनस भी मालूम है, a प्लस भी मालूम है, तो a और b दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि जब a प्लस b बराबर 9 और a माइनस b बराबर प्लस 3, ये ऐसा दिया, इसको ऐड किया बेटा, ये हो गया 2a प्लस 12 और a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। a की वैल्यू यहां पे हम पुट कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी b की वैल्यू? b बराबर हो गया 9 माइनस 6, यानी b बराबर 9 माइनस 6 और b बराबर आ गया कितना? 3। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3। कोई प्रॉब्लम? ये आपकी एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन के अनुसार भी a और b के वैल्यू कुछ ना कुछ आएंगे, तो वो भी देख लें। दूसरी कंडीशन है, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये तो केस फर्स्ट।
अब इसी को हम केस सेकंड की बात करें, जब a plus b equals to 9 और a minus b equals to minus 3, ऐड किया बेटा, ये कैंसिल, 2a equals to 6, a equals to कितना आ गया 3, a की वैल्यू यहां पे पुट की, तो b की वैल्यू 9 minus 3 that means 6, तो a की वैल्यू या तो 3 और b की वैल्यू 6 है, या फिर a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3 है। क्लियर? तो इन दोनों से अब मैं बात कर सकता हूं इस रेखा की। तो हमारी अब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहां पुट कर देते हैं, तो रेखा जाएगी x अपॉन a यानी कि x अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, या फिर x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ये आपके दो रेखा के समीकरण आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा बिंदु 0,2 से तो गुजरती है तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा से टू पाई बटे 3 कोण बनाती है, तो इस रेखा के समांतर, इस रेखा के समांतर उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से नीचे की ओर बाई अक्ष पर दो लंबाई का अंतःखंड काट दिया। तो ध्यान देंगे, कोई ऐसी रेखा है जो बिंदु 0,2 से गुजरती है और x अक्ष की धनात्मक दिशा से 2π/3 का कोण बनाती है। तो पहले हम इस रेखा को बनाते हैं। ये आपकी कोई रेखा है, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा कुछ ऐसे हो, इससे ये कोण बनाती है 2π/3, ये बनाती है 2π/3। अब यहाँ पे ये 0,2 से भी गुजरती है, तो 0,2 आपका हमेशा बाई अक्ष पे होगा, ये हो गया 0,2। अब इस रेखा के समांतर ही कोई अन्य रेखा है और वो कुछ समांतर रेखा है, तो ऐसे होगी, ये समांतर रेखा, ये मान लीजिए रेखा L1 है, ये रेखा L2, L1 और L2 दोनों क्या है, समांतर। ये जो रेखा है ये मूल बिंदु के नीचे की ओर दो लंबाई का अंतःखंड काटती है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए कितने, 0,-2। तो यदि मुझे L2 का समीकरण निकालना है तो ये तो स्पष्ट है कि 0,-2 से गुजरने वाली वह रेखा जिसकी स्लोप कितनी है, 2π/3, क्योंकि दोनों रेखा समांतर है, तो जो L1 की स्लोप होगी वही L2 की स्लोप होगी। तो हम कह सकते हैं L1 की ढाल या स्लोप ये है आपकी tan of 2π/3 यानी tan x, इसको हम लिख सकते हैं tan of pi minus k π/3, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, दैट मींस माइनस का tan π/3, और यहां से आ गया माइनस का tan π/3 यानी माइनस का
tan 60 डिग्री यानी माइनस का √3। कोई प्रॉब्लम? तो L1 की ढाल है माइनस के √3, तो यही ढाल किसकी होगी? L2। मैं कह सकता हूं L2 की ढाल ये भी कितनी है? माइनस के √3। क्यों है? क्योंकि L1 और L2 दोनों क्या है? समान। तो अब बात करते हैं कि रेखा L2 का समीकरण क्या होगा। तो 0, -2 से गुजरने वाली वह रेखा जिसकी ढाल कितनी है? -√3। कौन सा इक्वेशन लगेगा? y - y1 = m of x - x1। कौन सा? एक बिंदु तो मैं लिख सकता हूं अतः 0, -2 से गुजरने वाली रेखा जिसकी ढाल -√3 है, क्या होगा? y - y1, तो ये हो गया y + 2 बराबर ढाल -√3 x - x1 तो x - 0। सॉल्व करेंगे y + 2 बराबर -√3x, सॉल्व किया √3x + y + 2 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस रेखा का समीकरण, यानी रेखा L2 का समीकरण। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी रेखा द्वारा अक्षों के मध्य काटा गया खंड का मध्य बिंदु A, B है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा? यदि किसी रेखा के द्वारा अक्षों के मध्य काटा गया खंड का मध्य बिंदु दे रखा है A, B है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो देखिए डायग्राम बनाए। ये हमारी रेखा, ये अक्षों के मध्य काटे के अंतःखंड है, स्मॉल ए स्मॉल भी दे रखा है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लेता हूं। ये आपका कैपिटल ए है, ये आपका कैपिटल बी है, मान सकते। इस बिंदु के निर्देशांक हो गए बेटा A, G, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, B। इस रेखा का मध्य बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ होगा, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? A + 0/2 यानी A/2, B + 0/2 यानी B/2। ये A/2 B/2 भाई हमारे अनुसार मध्य बिंदु है, प्रश्न के अनुसार मध्य बिंदु है स्मॉल a, b। तो डायरेक्ट लिख सकता हूं कि अतः a स्मॉल a इक्वल्स टू A/2 तथा स्मॉल b इक्वल्स टू B/2। यहां से कैपिटल A इक्वल्स टू 2a और कैपिटल B इक्वल्स टू 2b लिख सकते हैं इसे। हमें क्या निकालना है? रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में क्या होगा? x/a, a क्या है? कैपिटल, प्लस y/b बराबर a। a की वैल्यू कितनी है? 2a, तो x/2a प्लस y/2b बराबर a। सॉल्व करेंगे तो x/a प्लस y/b, इस 2 को मैं कॉमन लेके इधर भी रख सकता हूं, तो ये हो गया इक्वल्स टू 2। कोई प्रॉब्लम? बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई रेखा
बिंदु H, K पर एक अनुपात 2 में विभाजित होती है तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें। क्लियर है क्या? तो देखिए आप, ये कोई रेखा, ये कोई बिंदु है H, के, इस पर एक अनुपात 2 में विभाजित होती है। मान लीजिए एक है, ये 2 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक लिख लें हम। मान लीजिए बिंदु P है, P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? निर्देशांक से पहले यदि मान लीजिए इसके निर्देशांक H, के हैं प्रश्न के अनुसार, पर हमारे अनुसार भी इसके निर्देशांक हो सकते हैं। निर्देशांक निकालने के लिए बिंदु P के हमें यहाँ पर ये कॉर्नर वाले जो पॉइंट है ये भी हमें मालूम होने चाहिए। ये तो हमें मालूम है, क्यों? क्योंकि ये रेखा अंतःखंड काट रही है। इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल a, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? मान लीजिए बिंदु आपका M है, इसके निर्देशांक हो गए 1,0। ये मान लीजिए बिंदु N है, इसके निर्देशांक हो गए 0,B। हो गए कि नहीं? तो 1,0 और 0,B, यहां से मैं बिंदु P के निर्देशांक निकाल सकता हूं। ये कंडीशन कुछ ऐसे हो गई कि ये आपके कोई दो बिंदु दिए गए हैं रेखाखंड के, 1,0 है, दूसरा 0,B है, और यहाँ पे किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं और ये आपका 1:2 में यह बिंदु अंतः विभाजित करता है। तो एक कक्षा 10 का क्वेश्चन हो गया। तो इसको सॉल्व करें तो बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। सॉल्व करेंगे तो 1 × 0 + 2 × a अपॉन 1 + 1 × b + 2 × 0 अपॉन 1 + 2। क्लियर है क्या? बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 2a/3, यह आपका हो जाएगा b/3। ये आगे बिंदु P के निर्देशांक, ये जो बिंदु P के निर्देशांक है ये हमारे अनुसार है, परंतु प्रश्न के अनुसार क्या है? ये H, K। क्लियर? मैं कह सकता हूं क्योंकि प्रश्न से P के निर्देशांक है H, K। ये कैसे है? प्रश्न से तुलना कर दें। H की वैल्यू 2a/3 और K की वैल्यू b/3। A की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? यहां से 3h/2 और स्मॉल b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। देख सकते हैं, हमें निकालना है इस रेखा का समीकरण। निकाल सकते हैं तो रेखा MN का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं? अंतःखंड रूप से डायरेक्ट x/a + y/b = 1। A की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों मालूम है, ये हो गया 3h/2। ये y/b की वैल्यू 3k = 1। 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x/x + y/k = 3। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा उस रेखा का समीकरण आ गया जो 1:2 में किसी बिंदु P, H, K पर अंतः विभाजित होती है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रश्नावली 10.2 के। यदि इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, उनके मैं सॉल्यूशन आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं प्रश्नावली 10.3। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नावली 10.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें ढाल रूप, अंतःखंड रूप इनमें परिवर्तित करना है रेखा के समीकरण को। प्रश्नावली 10.3 जो है वो रेखा के व्यापक समीकरण पर आधारित है।
क्लियर? तो व्यापक समीकरण के अनुसार हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी रेखा के व्यापक समीकरण से हम ढाल रूप, अंतःखंड रूप, ठीक है, और लंब रूप, इनमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो उसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आपकी रेखा है x + 7y = 0। हमें इस रेखा के समीकरण को ढाल रूप वगैरह में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करें। इसको मैं लिख सकता हूं 7y = -x, ये हो गया y = -1/7x, ये हो गया y बराबर। क्लियर? यदि इसको मैं तुलना करूं, ये आपका बेसिकली कौन सा है, ढाल रूप। तो यहां से तुलना करें, ढाल रूप होता है y = mx + c। तो मैं कह सकता हूं कि अतः m बराबर यानी ढाल -1/7 और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई कितनी है, 0। क्लियर है? ये आपके दोनों आ गए। अब यदि इसी प्रकार इसको मुझे अंतःखंड रूप में यदि परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे आप? ये x + 7y = 0 है, ये तो हो गया हमारे ढाल रूप के अनुसार। अब यदि बात करें कि हमें अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है, तो अंतःखंड रूप के लिए तो क्या होना चाहिए, x/a + y/v = 1। इसका अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर 1 जैसा तो कुछ नहीं है ना। तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं x/1 + y/1/7 = 0। ऐसा लिख सकते हैं। यदि ऐसा बेटा किया तो ये आपका x/a + y/v = 1 वाले रूप के जैसा तो नहीं दिख रहा, नहीं है ना। तो यहां x/a + y/v = 1 करने के लिए अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, यानी मुझे इधर 1 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहां बेटा हमने क्या किया, प्लस का 1 और इधर भी प्लस का 1 ऐड कर दिया। कर सकते हैं। अब देखिए इधर क्या कर सकते हैं, ये आपका हो गया x + 1/1 + y/1/7 = 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका x/a + y/v = 1 इसके अकॉर्डिंग हो गया कि नहीं हो गया बेटा? हो गया। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर यहाँ x सेपरेट प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ये बिंदु भी तो हो सकता है। भाई यहाँ पर हम x -0 और y -0 लिख सकते हैं ना, वहां 0,0 भी तो कोई बिंदु है। यहाँ ये हमें इसको x = -1 बिंदु यहाँ पे पुट कर सकता हूं कि नहीं? तो ये आपका ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। x + 1/1 + y/1/7 = 1, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कौन सा रूप? अंतःखंड रूप। कौन सा हो गया? अंतःखंड। क्लियर है? और देखिए सेकंड पार्ट, 6x + 3y - 5 = 0। इसको मुझे ढाल, अंतःखंड वगैरह पहले कैसे करना है, तो सबसे पहले इससे अंतःखंड रूप निकाल लें। सबसे पहले हम यहाँ पे ढाल रूप निकाल लें। तो ढाल रूप के लिए क्या करेंगे, 3y = इसका पक्षांतरण कर दिया -6x + 5, y = -6/3x + 5/3, y बराबर हो गया बेटा -2x + 5/3। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ये हो गया y = mx + c, हो गया कि नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं अतः m बराबर हो गया -2 और c बराबर हो गया 5/3। हो गया कि नहीं? m बराबर -2 और c बराबर 5/3। क्लियर? m ढाल है, c क्या है? y अक्ष में काटे गए अंतःखंड की लंबाई। क्लियर? अब बात करते हैं
इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, अंतःखंड रूप में। तो अंतःखंड रूप के लिए ये तो हो गया इसका ढाल रूप। अब बात करते हैं अंतःखंड रूप की। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 6x प्लस 3y बराबर 5, इसमें डिवाइड किया 5 का, तो ऐसे कर सकते हैं इसको बराबर 1, और इसको मैं x वर्ग 5/6 प्लस y अपॉन 5/3 बराबर 1 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। ये हो गया हमारा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है क्या? ये हमारा हो गया कौन सा रूप, अंतःखंड रूप। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो तो अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात करो। हमें केवल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है। जैसे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 4, ये तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, 3x प्लस 2y बराबर 12, इसको डिवाइड कर दिया 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इक्वल्स टू 1, और सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका कौन सा रूप, अंतःखंड रूप। क्लियर? अंतःखंड क्या है, x अक्ष पर काटेगा अंतःखंड 4, y अक्ष पर काटेगा अंतःखंड 6। नेक्स्ट जैसे थर्ड पार्ट है इसी का 3y प्लस 2 बराबर 0, इसको करें अंतःखंड रूप में परिवर्तित करें तो यहां पर x कुछ नहीं है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं 0 गुणा x, और मैं लिख सकता हूं इसको 0 गुणा x प्लस 3y बराबर -2, लिख सकते हैं कि नहीं, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे इसको लिख सकते हैं, भाग देंगे -2 प्लस का 3y अपॉन -2 बराबर 1, -2 का भाग दे दिए, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन -2 अपॉन 0, ये हो गया y अपॉन -2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। ये तो हो गया इनफाइनाइट, और ये हो गया जो भी है -2 अपॉन 3। तो x अक्ष पे काटे गए अंतःखंड कितना है, इनफाइनाइट, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना है, -2 अपॉन 3। क्लियर है क्या? यस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आप लंब रूप में परिवर्तित करें, लंब की लंबाई भी बताएं, और x अक्ष के बीच का जो कोण है वो भी आप हमें बताएं। यह लंब जो बनाता है ना x अक्ष से जो कोण बनाता है वो भी आप हमें बतलाइए। तो देखिए आप फर्स्ट x माइनस √3y प्लस 8 बराबर 0। यहां से मुझे बताना है कि लंब रूप पहले आपका लंब रूप में परिवर्तित करें और उसके अनुसार कोण वगैरह की बात करें। तो लंब रूप में परिवर्तित करने का मैंने शायद एक तरीका आपको बतलाया था। क्या बतलाया था कि आप उसको लिखेंगे किस तरह से, x लंब रूप होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर देंगे। इसको मैं लिख सकता हूं पहले x माइनस √3y बराबर माइनस, लंब रूप होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, होता है कि नहीं? कौन सा रूप है? लंब रूप। ठीक है बेटा। अब यहां पर तुलना कर देते हैं, तुलना से x का गुणा कितना है 1, तो 1 बटे cos अल्फा बराबर ये कितना है माइनस का √3 अपॉन साइन अल्फा बराबर ये कितना है माइनस का 8 अपॉन, है कि नहीं? इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं cos अल्फा अपॉन 8 साइन अल्फा अपॉन माइनस √3 बराबर p अपॉन माइनस का 8।
मैंने आपको बताया था पहले भी, यदि दो संख्याओं का अनुपात समान है तो उनको आप अंडर रूट के अंदर वर्ग करके लिख सकते हैं, वो भी अनुपात समान आएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फा अपॉन a बराबर sin अल्फा अपॉन माइनस अंडर रूट 3 बराबर p अपॉन माइनस r, और इसको बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन ये अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग। क्लियर है क्या? तो cos अल्फा बराबर sin अल्फा बटे माइनस अंडर रूट 3 बराबर p बटे माइनस है, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, ये हो गया 1 बटे 2। तुलना कर लें, cos अल्फा बराबर 1 बटे 2 तो कितना आ जाएगा? अल्फा बराबर आपका कितना आ जाएगा? और 1 हो जाएगा sin अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो अल्फा एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों को ही संतुष्ट करे। ये नहीं कि साहब अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई यहां से कितनी, जैसे 60 डिग्री, तो ये साइन 60 डिग्री की यदि बात करें तो ये तो आपका कितना होता है, कितना होता है अंडर रूट 3 बटे 2, और ये तो माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2 है। तो कोण कुछ अलग तरह का होना चाहिए। साइन नेगेटिव की यदि बात करें तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा? साइन को यदि नेगेटिव लेना है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मुझे ऐसा क्वाड्रेंट लेना है जिसमें साइन नेगेटिव हो और कॉस पॉजिटिव हो, तो सीधी सी बात है वो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार मैं लिख सकता हूं कि नहीं इसको? तो ध्यान देंगे यहां तक ही क्लियर है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव का क्या हो जाएगी वो वैल्यू? देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया यहां पर मेन रूप से कोण है आपका कितना? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का अनुसार सोचिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल कब रहेगा? जब वो 2 पाई माइनस करके, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि साइन अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस के π/3 लिख सकता हूं क्या? साइन ऑफ 2 पाई माइनस के π/3 आप करेंगे तो ये माइनस का साइन π/3 हो जाएगा, जो कि माइनस के अंडर रूट 3/2 के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि cos अल्फा की बात करें जो 1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 2 पाई माइनस π/3। क्लियर? यदि एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos पॉजिटिव होगा, तो यहां से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एंगल क्या आ गया? अब दोनों में इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? अतः अल्फा बराबर आपका आ गया, ये सॉल्व करेंगे तो 5 π/3। कोई प्रॉब्लम? बात करें लंब की लंबाई तो मैं कह सकता हूं कि जब p बटे माइनस r बराबर 1/2 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से -4, पर p की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होती, p की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो p बराबर कितना लेंगे? +4। ये आ गए आपके लंब की लंबाई। क्लियर? और ये आ गया आपका इस लंब के द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण। क्लियर? ये क्या है? x अक्ष से बनाया गया कौन है? अल्फा इक्वल्स टू 5 π/3। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लंब रूप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन लगभग इसी पैटर्न से होंगे। लंब रूप का ही एक क्वेश्चन में और बताऊंगा।
तीसरे ही क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट है जो देखो x माइनस वाई बराबर 4 ऐसे हमें दे रखा है। इस रेखा को हमें लंब रूप में परिवर्तित करना है और अल्फा और उस लंब की लंबाई p की बात करनी है। तो वही तरीका, सबसे पहले बात करेंगे लंब रूप की x cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल्स टू p। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि अतः तुलना से एक बटे या इसको उल्टा करके cos अल्फा बटे a बराबर sin अल्फा बटे माइनस a बराबर p बटे 4। इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा? cos अल्फा बटे sin अल्फा बटे माइनस a इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग बराबर p बटे 4। लिख सकते हैं कि नहीं? ये हो गया cos अल्फा बटे बराबर sin अल्फा बटे माइनस 1 बराबर, ये तो हो गया 1 और ये नीचे आपका 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी 1 बटे अंडर रूट बराबर कितना है p बटे 4। क्लियर है? यहां से अब इसकी तुलना करके कह सकते हैं कि cos अल्फा बराबर या तो 1 बटे अंडर रूट 2 है और sin अल्फा बराबर आपका माइनस का 1 बटे अंडर रूट 2 है। वही कंडीशन पहले जैसे, दोनों को जो सेटिस्फाई करे ऐसा अल्फा हमें लेना है। तो ध्यान दीजिए cos अल्फा पॉजिटिव और sin अल्फा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसकी बात करें, एंगल मेन एंगल कितना है π/4 है। तो मैं कह सकता हूं कि sin अल्फा बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 कब है? जब इसको हम लिखते हैं 2 पाई माइनस π/4। इसी प्रकार cos अल्फा बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 कब है? जब इसको लिखते हैं 2 पाई माइनस π/4। क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 7 π/4। बात करें p की, तो p के लिए इसको डायरेक्टली बेटा तुलना करें तो p बराबर आपका आ गया 4 बटे अंडर रूट 2। तो इसको p बराबर हम कह सकते हैं 2 अंडर रूट 2। क्लियर है? तो आपके लंब की लंबाई आ गई 2 अंडर रूट 2 और अल्फा आ गया 7 π/4। क्लियर है के बाद? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है बिंदु -1,1 की रेखा 12 गुणा x प्लस 6 इक्वल्स टू 5 गुणा y माइनस 2 से दूरी ज्ञात करना। हमें किसी बिंदु की इस रेखा से दूरी ज्ञात करनी है। ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्या कंसेप्ट होता है कि किसी रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की बिंदु x1, y1 से दूरी क्या होती है? ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होती है कि नहीं होती दूरी? बिल्कुल होती है। तो आप ध्यान दीजिए, ये भी ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है कि नहीं है? इसको सॉल्व करो तो रेखा हमारी कैसी है? ध्यान दीजिए 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई माइनस 2। ये 12x प्लस वेक्टर बराबर 5y माइनस 10। इसको सॉल्व करके लिखें तो 12x माइनस 5y ये इधर आ जाएगा प्लस का 82 इक्वल्स टू 0। ये है हमारी रेखा। अब इसकी मैं बात करता हूं कि इस बिंदु से -1,1 से दूरी। तो बिंदु -1,1 से रेखा की दूरी
कैसा होगा, आपको केवल इस बिंदु को पुट करना है और गुणांकों को नीचे बढ़ करके लेना है, यानी 12 गुणा -1 -5 गुणा 1 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट के अंदर x का गुणांक 12 ये 12 का वर्ग, y का गुणांक -5 इसका वर्ग। क्लियर है? तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी -12 -5 यानी -17। 82 में से आपने 17 को घटाया तो कितना बचा, 65। ये कितना बचा, 65। तो ये 65 हो गया और नीचे 144 प्लस 25 169 यानी 13। ये ऐसा आ गया, तो दूरी बराबर आपकी आ गई 5 इकाई। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है कि बात समझ में आ गया? चलो।